ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है हमारा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। ठीक है, यानी कि जब भी एसिड को, जैसे मान लीजिए हमने HCl लिया। ठीक है, ऐसी मेटल्स के नाम लिखिए जो HCl के साथ रिएक्ट कर पाए। सपोज करिए कोई भी एसिड ले लिया बेटा, हमने डाइल्यूट एसिड बोला है हमें। ठीक है, हमने ले लिया HCl। तो ऐसी मेटल्स जो एसिड के साथ क्या कर पाती हैं, रिएक्ट कर पाती हैं, उनके नाम लिखने हैं। अब आप सब जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जितनी भी मेटल्स आती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी क्या कर पाएंगे, ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो हम जब पोटेशियम से स्टार्ट करते हैं तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितनी भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को क्या कर सकती हैं, डिस्प्लेस कर सकती हैं एसिड के अंदर से। ठीक है, तो वो इनमें से कोई भी दो नाम लिख सकते हो, जैसे मैग्नीशियम लिख दिया, जिंक लिख दिया, या फिर सोडियम लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया, आयरन लिख दिया, आपने कैल्शियम लिख दिया। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नाम लिख दिया हाइड्रोजन से ऊपर वाला, तो वो क्या कर पाएंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे। ठीक है, अगर उससे नीचे वाली कोई भी मेटल आ जाए, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे वाली कोई भी मेटल आ गई, यानी कि जो रिएक्टिविटी में कम है, ठीक है, वो क्या नहीं कर पाएगी, हाइड्रोजन को क्या नहीं कर पाती है, डिस्प्लेस नहीं कर पाती है। तो कॉपर और सिल्वर, दो एग्जांपल्स कौन से लिख सकते हैं हम, कॉपर और सिल्वर क्या नहीं कर पाएंगे, यहाँ से डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये आप सब जानते हैं, तो ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आती है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये याद करके जाना है कि मैग्नीशियम और जिंक ही होना चाहिए, कोई भी लिख दो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आता है। ठीक है, और रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे आता है उनमें से कोई भी मेटल का नाम लिख सकते हो। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाले सारे क्या नहीं करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल व्हाट वुड यू टेक एज ए एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। हमने ये वाला क्वेश्चन किया था रिफाइनिंग की, जब बात करते हैं तो कॉपर वाला याद करना है आपको। कॉपर वाला क्या किया था हमने, दो रोड ले लेते हैं। ठीक है, कॉपर इम्प्योर, कोई भी मेटल ले सकते थे। देखो कुछ हमने क्लास में कॉपर वाला किया है, इसलिए आप कॉपर वाला एग्जांपल लेके कर सकते हो। ठीक है, कॉपर को क्या लिया हमने बेटा, इम्प्योर, एक होती है इम्प्योर कॉपर, जो भी मेटल इम्प्योर होगी, ठीक है, उसको क्या बनाएंगे, इम्प्योर को एनोड बनाएंगे हम। इम्प्योर को क्या बनाएंगे हम, एनोड बनाएंगे। और जो प्योर है, प्योर, उसको हम क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। ठीक है, प्योर मेटल को क्या बना देते हैं हम, कैथोड बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसी मेटल का, जो भी मेटल हमने ली है उसका क्या लेते हैं हम, सॉल्ट लेते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने कॉपर लिया है, तो मैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लेती हूँ। ठीक है, ये क्या लिया हमने, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब जैसे ही रिएक्शन होगी तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा और ये क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसका डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एनोड क्या लेते हैं हम, इम्प्योर मेटल। एनोड पे क्या लेते हैं बेटा, इम्प्योर मेटल। देखो ये जो होती है ना, आपको डायग्राम, आपने डायग्राम बनाकर तब बना रखा है अच्छे से, तो याद कर लो इम्प्योर। और ये इम्प्योरिटीज यहाँ जो डिपॉजिट होती हैं उसको बोलते हैं हम एनोड मड, इसको हम एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, तो ये वहां से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इम्प्योर मेटल क्या होती हैं, उसको क्या बनाते हैं हम, एनोड बनाते हैं। प्योर मेटल को क्या बनाते हैं, प्योर मेटल, उसको क्या बनाते हैं हम, कैथोड बनाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट क्या लगते हैं, जो भी मेटल को हमने लिया है उसी का सॉल्ट, जैसे कॉपर लिया है तो कॉपर का ही सॉल्ट लेना है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिल्वर लिया होता तो सिल्वर का ही सॉल्ट लेना है। तो ए वाटर सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द मेटल। ठीक है, ऐसा नहीं करना है बेटा कि भाई कॉपर को प्योरीफाई करवा रहे हैं तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट ले लिया आपने, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि क्या लेना है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, ये वाला हो गया हमारा, ये आपने बिल्कुल अपने नोट्स में भी लिख रखा है। अगर आपको आप जाके चेक करोगे ना तो आपने वहां पे नोट्स में भी लिख रखा है। तो ये हो गया हमारा, तो इस बात को एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर नाइन्थ पे। और इस बात को ध्यान रख लेना बेटा, ये जिंक वाला भी याद कर लेना पक्का ही।
ठीक है, तो जब आप ये वाला करो ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो ये वाला भी साथ में लिख लेना, ठीक है, और ये वाला भी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ताकि हम छोड़े ना उस चीज को। ठीक है, मैंने ये वाला समझा दिया है कि एसिडिक, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब बेसिक नेचर है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब एसिडिक नेचर है, दोनों तरह का नेचर हो गया। ठीक है, तो ये एम्फोटेरेसिड हो गया। ओके, अभी एक बार बताएंगे बेटा, कर लोगे? यस, एक बार सभी बच्चे बताएंगे बेटा, कर लोगे ना? यस, वेरी गुड बेटा। बाकी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, अगर कुछ भी दिक्कत आए तो आप बता देना, नेक्स्ट उसमें करवा देंगे। ठीक है, और इसका फायदा भी होगा, देखो रिकॉर्डेड आपके पास आएगी तो बाद में एग्जाम टाइम पे भी आप कर पाओगे। देखो इसमें से ऐसे लिखा हुआ पढ़ना अलग चीज है, और जब आप इस चीज को इस तरीके से देखते हो तो वो आप कर पाओगे। तमन्ना, कर लोगे बेटा? थम्स अप देना है बेटा, तमन्ना कहाँ है? अगर किसी को कुछ भी डाउट है, देखो यहाँ पे मतलब आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, हम वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर सेटिंग्स में जाके चेंजमेंट करना पड़ता है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, यस, इधर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। क्या कह रहे हैं? पर परत्यूस टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पेचुला। स्पेचुला क्या होती है बेटा? जो ये चम्मच होती है ना, चम्मच टाइप का, ये वाली जो, ये है स्पेचुला। ठीक है, ये चम्मच सी जो होती है, छोटी सी चम्मच। ठीक है, इसी को स्पेचुला बोलते हैं। तो उसने क्या लिया, यहाँ पे एक सल्फर पाउडर ले लिया है। ठीक है, ही कोलेक्टेड द गैस इवोल्व बाय इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग मतलब उल्टा करके। ठीक है, इसने क्या कर दिया है, इस टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। मतलब जो चम्मच आपको दिख रही है यहाँ पे, इसके ऊपर क्या कर दिया है, टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दिया है। ठीक है, ही कोलेक्टेड द गैस इवोल्व बाय इन्वर्टिंग ए टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज शोन इन द फिगर। जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, उसने क्या कर दिया, टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दिया है ताकि जो गैसेस हैं वो क्या हो जाए, टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट हो जाएं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द गैस ऑन द ड्राई लिटमस पेपर एंड द मोइस्ट लिटमस। आप सोच के देखो बेटा, सल्फर है, ठीक है, जब आप उसको हीट करा रहे हो तो क्या हुआ होगा? ठीक है, सल्फर की बर्निंग हुई होगी। ठीक है, सल्फर क्या हो गया होगा, यहाँ पे बर्न करने लग गया होगा, यानी ऑक्सीजन के साथ उसने क्या कर दिया होगा, रिएक्ट कर दिया होगा, और सल्फर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया होगा, SO2 के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो गैस, जो सल्फर है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, अब ये पूछता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो ये गैस बाहर निकली है, अगर उसको हम, जो ये इसके नेचर के बारे में पूछा गया है, अगर इस गैस को आप ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर का मतलब तो यही हो गया ना कि उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करा को लेके जाओगे इसके पास, इस गैस के पास, इस गैस के पास अगर ड्राई लिटमस पेपर लेके जाओगे ना बेटा, मान लीजिए आप इस गैस को ड्राई लिटमस पेपर के का एक्सपोजर देते हो, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लिटमस पेपर पे, क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही जब इस सल्फर डाइऑक्साइड को मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब गीला है जो, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या होंगे, मॉइस्ट के अंदर क्या होगा बेटा, मॉइस्ट लिटमस पेपर के अंदर क्या होगा, मतलब वाटर होगा, तो SO2 को वाटर में डिजोल्व किया गया एक टाइप से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव, ऑब्वियसली बात है, SO2 प्लस H2O। ठीक है, H2SO3। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयंस क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, यानी जो मॉइस्चर के टच में आने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसका जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर समझ जाएगा वहां पे। ठीक है, ये अपना एसिडिक नेचर शो करेगा, और इसीलिए क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर किस में हो जाएगा, अब देखो एसिडिक दिख रहा है ना, ये एसिडिक हो गया है, तो ये ब्लू ब्लू लिटमस पेपर किस कलर का हो जाएगा बेटा, रेड कलर का हो जाएगा। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाना है तो ऐसे बोल सकता है रेड लिटमस पेपर, तो रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा। हाँ, ब्लू अगर लेते हो तो ब्लू लिटमस पेपर से क्या हो जाएगा,
रेड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में ड्राई वाले के साथ नो एक्शन, और मतलब मोइस्ट वाले के साथ, देखो कितना फर्क है, मोइस्ट के साथ। ये HCl वाला क्वेश्चन भी यहाँ से आता है हमारा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको दो तरीके बताने हैं जिससे आप रस्टिंग को रोक सकते हो। तो एक तो होता है ग्रीसिंग करना, ग्रीस लगा देना, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा गैल्वेनाइजेशन। सब जानते हो, मतलब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बेटा? जिंक की लेयर लगा देना, जिंक। ठीक है, जिंक की मतलब ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू जिंक की लेयरिंग करना, ये होता है। जैसे मान लीजिए जो भी आयरन का आर्टिकल है, जो भी लोहे की चीज है, उसके ऊपर जिंक की लेयरिंग करना। ठीक है, वो क्या, ये जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो ये होता है रस्टिंग। अच्छा, और एक और बात बताई थी मैंने कि भाई जिंक तो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। फिर आयरन के ऊपर जिंक लगा रहे हो आप, ये तो और भी जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है बेटा, बिल्कुल जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन। अब सोचिए, देखो हम क्यों लगा रहे हैं? ताकि ऑक्सीडेशन को रोका जाए। अब आयरन के ऊपर जिंक लगा दिया और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो लेकिन बेटा मैंने आपको समझाया था कि जिंक क्या होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होके जिंक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये जो हमारी मतलब ऑयल मतलब लगा देना, ग्रीस लगाना, एक ये वाली टेक्निक है, और एक ये गैल्वेनाइजेशन है। जो ये प्रोसेस थी हमारी जिंक की लेयरिंग करना, उसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अच्छा सुनो बेटा, अगर जिंक को लगाया जाता है तो स्पेशल नाम दिया गया है गैल्वेनाइजेशन। कोई और मेटल लगाते हैं यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जब जिंक की लेयर की जाती है ना, तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं अब। ठीक है, ये एक बार थोड़ा सा अच्छे से कराते हैं, देखो। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। अच्छा, नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं बेटा? कार्बन हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये वाले जो नाम है ना, ये सारे क्या है? नॉन मेटल्स। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, तो देखो याद कर लो बेटा, समझाया भी था और फिर भी बता दूंगी। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये एक सेकंड रुकना बेटा, थोड़ा चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा अभी। एक सेकंड। यस, ओके बेटा। सो देखो, नॉन मेटल याद कर लो, बिल्कुल ये चीजें है ना आपको याद करनी पड़ेगी। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक या फिर न्यूट्रल, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा? हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बेसिक, जैसे एन ए नहीं, जब भी याद करो ना ऐसे याद कर लो, कार्बन को पकड़ लो नॉन मेटल में, याद आ जाएगा आपको। कार्बन को एक, जब भी नॉन मेटल में कंफ्यूजन आए ना, तो ऐसे करो, कार्बन का ऑक्साइड सोचो। कार्बन के दो ऑक्साइड होते हैं, एक तो CO और एक होता है CO2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन नॉन मेटल में, याद करो। अच्छा देखो, जिस भी बच्चे को कंफ्यूजन होता है, मैं एक एक ही पॉइंट बोलती हूँ कि कार्बन को नॉन मेटल के तौर पे याद करते हैं। फिर दिमाग लगाओ कि कार्बन के दो ऑक्साइड बन सकते हैं, एक होता है CO और एक होता है CO2। तो अब डिजोल्व करके देखो, जब CO2 को पानी में डाला जाता है तो H2CO3 बनता है बेटा। क्या बनता है? H2CO3। इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। तो ऐसे याद आ जाएगा आपको कि कार्बोनिक एसिड बनता है, उसका नेचर एसिडिक होता है। CO क्या होती है हमारे पास? न्यूट्रल होती है। CO क्या होती है? न्यूट्रल। और हाइड्रोजन, एक कार्बन को याद रख लो, एक हाइड्रोजन को, हाइड्रो ऐसे याद कर लेना अगर बिल्कुल ये हो तो। कार्बन का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का, हाइड्रोजन का ऑक्साइड वाटर बनेगा, यानी कि वाटर तो सब जानते हो, सब और कुछ पता हो चाहे ना पता हो, ये जरूर पक्का पता है मेरे बच्चों को कि वाटर न्यूट्रल होता है। ठीक है, सबको ही पता है मतलब।
कि वाटर क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि, और मेटल के ऑक्साइड याद करो हमारा, जैसे Na2O, जब इसको पानी में डिजोल्व करोगे ना बेटा, ठीक है, तो क्या बनता है हमारा, NaOH की फॉर्मेशन होती है। तो ये कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो हमने यही किया कि नॉन मेटल कंबाइन करती हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनते हैं, या तो एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, कार्बन फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड CO2। अच्छा, सल्फर का क्या बना था, अभी किया था थोड़ी देर पहले, SO2 बनाया था। ठीक है, उसका नेचर H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, और H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये एसिड है बेटा हमारे। और हाइड्रोजन का क्या होता है, न्यूट्रल, अभी किया। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो भी क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है बेटा। नाइट्रस ऑक्साइड याद कर लो। ठीक है, नाइट्रोजन के जो बनते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी क्या होते हैं हमारे, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैं बात करूं तो ये भी थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन बनना है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं अब। नेक्स्ट, ओके, देखो ये 2019 वाले सारे क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास। यस, इधर आ जाओ बेटा। गिव रीजंस। अब इनको बोला गया है, इनके लिए आपको रीजंस बताने हैं कि प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर को ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं। भाई देखो, सोचो बेटा, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, इनमें बढ़िया चमक होती है। पहली बात तो चमक बहुत बढ़िया होती है, शाइनिंग नेचर। ठीक है, शाइनिंग नेचर। ठीक है, दूसरी बात, सबसे मेन रीजन जो आपको लिखना है मतलब रिएक्टिव कम है। अब गोल्ड, आपने ऐसी ज्वेलरी बनवा ली, वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होगी, खराब होगी, क्या फायदा है। तो गोल्ड और सिल्वर प्लेटिनम ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं बेटा। ठीक है, तो मेन रीजन क्या लिखोगे, एक तो बहुत शाइनिंग बढ़िया है। ठीक है, और मतलब जो रिएक्टिविटी कम है सबसे में, मुझे जो लगता है कि रिएक्टिविटी वाला कंसेप्ट जरूर ध्यान से लिखना है आपको, कि रिएक्टिव कम है। और हाँ, ये जल डक्टाइल मैलिएबिलिटी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि अब गोल्ड को ज्वेलरी बनाने के लिए यूज कर रहे हो, तो किसी भी शेप में लेके जाना है, तो उस शेप में ले जाने वाली प्रॉपर्टी क्या हो सकते हैं, डक्टाइल मैलिएबिलिटी, मतलब आप उसको कितना ही पतली लेयर्स बना लो। ठीक है, मतलब कितना ही थिन बना लो, मतलब आप इस तरीके से, मतलब वायर के फॉर्म में ले आओ, इस किसी भी तरीके से की शेप दे सकते हो। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लस्टर यानी कि जो चमक, डक्टाइल, मेलिएबिलिटी, और लीस्ट रिएक्टिव, सारे याद रह जाएंगे बेटा, कोई ऐसा मुश्किल काम थोड़ी है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। अब आ जाता है, सोडियम पोटेशियम लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। इनको क्यों रखते हैं ऑयल के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये जो होते हैं, ये एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, ठीक है, पानी के साथ, O2 के साथ, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसलिए क्या रखते हैं हम उनको ऑयल के अंदर अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, केरोसिन ऑयल हो गया हमारा, उसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ, ताकि उनका कांटेक्ट एयर से ना हो पाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव येट इट इज यूज टू मेक द यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। अब ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं बच्चे कि भाई अच्छा, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम भी काफी रिएक्टिव है, फिर भी इसको यूटेंसिल्स यानी कि जो बर्तन होते हैं वो बनाने के लिए क्यों यूज, पता है क्या बेटा, एल्यूमिनियम की जो, वही हो गया ना कि, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात ये है, ये थर्मल कंडक्टिविटी बहुत बढ़िया करता है। इसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है ना, थर्मल कंडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं,
हाँ, वो काफी अच्छी होती है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यूटेंसिल्स बनाने के लिए जो हीट वगैरह को, अरे हीटिंग मतलब हमें क्या चाहिए, बर्तन, जो कुकिंग यूटेंसिल्स जो हमें चाहिए खाना वाना बनाने के लिए, तो उसमें से जो कंडक्टिविटी है वो बढ़िया चाहिए हमें। ठीक है, उसमें से हीट जल्दी से पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रीजन होता है हमारा कि, एक मिनट, यस, हम उसको किसके लिए यूज करते हैं बेटा, बर्तन बनाने के लिए यूज करते हैं, यानी कि यूटेंसिल्स बनाने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात जैसे मैंने बताया था, जैसे जिंक का जो होता है ना, इनकी ये रिएक्टिव है, एक बार रिएक्शन होगी, जैसे जिंक का था, हमने गैल्वेनाइजेशन में बताया था कि जिंक ऑक्साइड बन जाता है, फिर फर्दर रिएक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम रिएक्टिव है, लेकिन एक बार मतलब जो ऊपर वाले लेयर है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है बेटा। ठीक है, फिर फर्दर रिएक्टिविटी नहीं होती है। तो दो रीजन बताने हैं, एक तो एक बार रिएक्ट होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, फिर फर्दर रिएक्टिविटी नहीं होती है। और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा रीजन क्या लिखना है, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, हीट को अच्छी मतलब पास मतलब होने देता है, ये कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा, इन्होंने क्या लिखा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और हाँ, और भी कुछ जैसे बहुत क्या होता है, हम बोलते हैं कि चीप होता है, सस्ता पड़ता है हमें। ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट, ये मेन लिखना है बेटा, कंडक्टर ऑफ हीट हमें ये चाहिए जरूर, क्योंकि हमें कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने हैं, तो अच्छा कंडक्टर चाहिए हमें हीट का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है, कार्बोनेट और सल्फाइड्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। हाँ, मैंने बताया था, कार्बोनेट होगा, जैसे हमारे पास कोई भी है जो कार्बोनेट है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जो भी हमारे पास कार्बोनेट्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कराया जाता है पहले। ठीक है, तो हम क्यों कन्वर्ट कराते हैं बेटा उनको ऑक्साइड्स में, क्योंकि कार्बोनेट्स या फिर सल्फाइड्स की जब बात करते हैं, जैसे पीबीएस है, ठीक है, हम इनकी बात करते हैं, तो ये इनसे डायरेक्ट पीबी यानी कि लेड निकालना मुश्किल होता है। जैसे कॉपर, या फिर हम किसको ले लेते हैं, लेड को ले लिया हमने। ठीक है, इनके जो सल्फाइड हैं, कॉपर और लेड, जैसे मान लीजिए, इनके सल्फाइड से डायरेक्ट अगर हम उनकी जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट आउट करने की कोशिश करें, लेड को एक्सट्रैक्ट आउट करने की कोशिश करें, तो क्या होता है, ये ज्यादा महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। तो इससे बढ़िया क्या होता है, इसको हम उसके किस में कन्वर्ट करा देंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करा देते हैं। ठीक है, अब उसके ऑक्साइड से फिर इसको क्या किया जाता है, लेड को कन्वर्ट कराना, ये वाला सस्ता पड़ता है और ज्यादा जल्दी से होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम ऐसे लिखेंगे कि उनको एक्सट्रैक्ट, उनके ऑक्साइड से, रीजन क्या लिखोगे, उनके ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट आउट कराना ज्यादा इजी होता है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं बेटा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। कर लोगे बेटा, एक बार बताओ, एक बार सारे बच्चे, यस, कर लोगे जितना हो गया बेटा अभी तक, वेरी गुड, शाबाश। ओके, यस बेटा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, देखो। कहाँ चला गया, टाइम होने वाला है बेटा अभी, आज हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, उग जाए तो अभी।
यस, इसमें बैक जाना पड़ेगा मुझे एक बार। यस, यहाँ तक हो गया था बेटा हमारा। कार्बोनेट, सल्फाइड और से क्या बनाते हैं हम उसके ऑक्साइड्स जो बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला 12th क्वेश्चन तो हमारे बाकी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अब हो नहीं पाएगा, टाइम ओवर होने वाला है बस। ठीक है, तो यहाँ तक करना है सभी को। 4 क्वेश्चन और बचते हैं हमारे, और 5 क्वेश्चन शायद हमारे फर्स्ट वाले वो कर लोगे, हालांकि तुम इतना यूं नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर डाउट रह जाता है तो आप मेरे को बता देना, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फिर हम उसको। फिर हम अपना 4th चैप्टर जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे ये वाला होने के बाद।